चलो ठीक है, थैंक यू बच्चे। अच्छा समृद्धि, ओके, बस 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 बस, देखो अब नहीं, अब यादा नहीं, देखो अब जब मैं पढ़ाने Yes, ma'am, लगती हूँ start तो करो। बिल्कुल भी वो नहीं होना चाहिए, है ना। बिल्कुल ध्यान से सुनना, तुम्हारे लिए नया टॉपिक है, नया चैप्टर है ना, समझने में भी टाइम लगता है, और ऑनलाइन वैसे ही हम पढ़ रहे हैं तो मुझे ज्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो बच्चे देखो, मैंने लास्ट टाइम ना तुम्हें क्या कराया था, वीबीटी कराई थी। आज ना मैं देखो नए नए कलर लेके आई हूँ, आज मैंने पिंक वाला कलर लिया है और पर्पल वाला। आई होप थोड़ा अच्छा दिख रहा हो यहाँ पे। अच्छा अच्छा, राइटिंग वाइटिंग तो ठीक ठाक समझ में आ जाती है ना मेरी? यस मैम। ठीक है फिर, हाँ ठीक है, मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यस मैम, आज ये समझ। अच्छा ठीक है, चलो चलो ठीक है। हाँ, तो मैंने ना तुम्हें लास्ट टाइम वीपीटी करवाए थे, सारी वीपीटी हो गई थी और तुम्हें क्वेश्चंस भी दे दिए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस है ना। अगर तुमने प्रैक्टिस की है तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट अप हुआ होगा, अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, कर लेना, क्योंकि तुम्हारा पेपर था, है ना। दूसरी चीज बच्चे, वीबीटी में से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं पेपर में, ऐसा नहीं है कि सीएफटी में से नहीं आता, सीएफटी में से भी फिक्स है क्वेश्चन आना, लेकिन वीबीटी के ज्यादा चांसेस, अगर वीबीटी के 95% है तो सीएफटी में से है भैया 90% चांस है आने के। लेकिन अगर तुम, थैंक यू यश, थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू। तो मतलब क्या है यहाँ पे, आज जो है हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ने वाले हैं, लेकिन ना जब हम कोई थ्योरी पढ़ते हैं ना बच्चे, इट मींस पहली वाली जो थ्योरी हमने पढ़ी है ना उसकी कुछ लिमिटेशंस रही होंगी, तभी हम सीएफटी पे आए हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है यश, चलो ठीक है, अब थोड़ा ध्यान फोकस कर लो इस पे, ठीक है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे मैम सबसे अच्छी एक्सप्लेनेशन किसने दी, तो आई वुड से कि भैया सीएफटी वाली जो थ्योरी थी ना वो अच्छी थ्योरी थी, आई मीन मैक्सिमम चीजों की एक्सप्लेनेशन सीएफटी ने दे दी थी, लेकिन वीबीटी ने नहीं दी थी। अब क्या नहीं दी थी एक बार वो देख लेते हैं, तुम्हें याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं फिर बोल रही हूँ, पोस्टुलेट ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लिमिटेशंस भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार रीड कर लेना, रीड कर लेना, क्योंकि पेपर में नहीं पूछी जाती है, कॉम्पिटिटिव में भी नहीं पूछी जाती है, चाहे तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम हो वहां भी नहीं पूछी जाती है ना। तो देख लेते हैं बच्चे एक बार वीबीटी की लिमिटेशंस क्या क्या है। देखो पहली तो लिमिटेशन यही है भैया, बहुत सारी एजम्पशन ला के रख दी थी वीबीटी ने, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बहुत सारी एजम्पशन थी, ठीक है। और दूसरी चीज उसने ना कलर के बारे में नहीं बताया था वीबीटी ने भैया, कोई बात नहीं कशिश, मैंने जस्ट अभी स्टार्ट किया है। वीबीटी ने ना कलर के बारे में नहीं बताया था, अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कहीं भी ये नहीं बताया था कि ये कॉम्प्लेक्स कलर्ड है या नहीं है, याद है, नहीं बताया था ना, याद है क्या? नहीं बताया था, ठीक है, याद करो, मैंने कलर का जिक्र भी नहीं किया था वीबीटी में। नो मैम। हाँ, तीसरी चीज बच्चे ये है, उस महान बंदे ने जो अपनी थ्योरी थी, वीबीटी थ्योरी थी, उसने क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में नहीं बताया था। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये कहा था बच्चे, अगर तुम्हारे पास साइनाइड, अमोनिया या आपके पास वो सीओ आ जाए तो उसकी पेयरिंग करवा देना, ये मान के कि भैया वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उसने कोई रीजन नहीं दिया था, अपनी मर्जी का बता दिया। तो एक तो ये लिमिटेशन थी इसकी। फोर्थ इसकी लिमिटेशन ये थी कि इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रिडिक्शन रिगार्डिंग टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री। मतलब अगर आपको याद हो तो हमने एक लास्ट में क्वेश्चन किया था ये वाला जिसमें मैंने ये कॉपर का कॉम्प्लेक्स लिया था और मैंने कहा था ये एक्सेप्शनली क्या है, sp2d है, होना तो चाहिए टेट्राहेड्रल लेकिन था ये sp2d। तो भैया इसके बारे में भी वीबीटी फेल हो गया था, उसने अपने मर्जी का बना दिया भैया कि sp2d होगी। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी। तो आप बोल सकते हो बच्चे वीबीटी की लिमिटेशंस बहुत ज्यादा हैं, तो इस लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हमारे पास कौन आया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई। हमारे पास कौन सी थ्योरी आई बेटा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई, ठीक है। इसका नाम वैलेंस क्यों पड़ा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों पड़ा, क्योंकि जो हाइब्रिडाइजेशन में आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है जी। चलो शाबाश, अभी आओ सीएफटी पे। ये जो पोस्टुलेट्स है ना इनको मैंने पहले ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्योंकि अगर मैं यहाँ लिखती ना तो थोड़ा टाइम चला जाता, बट पर्सनली मुझे ये फील हो रहा है कि आज मैं थोड़ा ही करवाऊंगी, ज्यादा करवाने के चक्कर में ना मैं रेल नहीं बनाना चाहती, तो कोई बात नहीं, जितना होगा देख लेंगे, बाकी सब मैं क्या करूंगी जो थोड़ा बहुत रह जाएगा ना वो नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हमें डिस्कस करना है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, 40 मिनट का टॉपिक है।
चलो इसलिए मैं थोड़ा धीरे करवाऊंगी ये वाला। देखो बच्चे, CFT क्या है तुम्हारा? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। हाँ, लिखने में टाइम, हमारा टाइम जाएगा, हाँ बिल्कुल जाएगा। मेरा भी तो गया ना, मैंने भी तो पहले लिख के आई हूँ ना तुम्हारे लिए बेटा मनोज। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, अगर तुमने इसके ऑलरेडी नोट्स बना रखे हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है। सुन रहे हो मेरी बात ध्यान से? अगर तुमने मान लो कहीं पे नोट्स इसके ऑलरेडी बनाए हुए हैं तो सिर्फ वो पॉइंट ऐड कर लेना जो आपके उस नोट्स में नहीं है, अदरवाइज छोड़ देना उसको, है ना। बार बार मत लिखना। क्या हुआ धीरज? मैम लास्ट में डॉक्यूमेंट सेंड कर देना, इसको नहीं लिखेंगे। धीरज बेटा वॉइस क्लियर नहीं है, चैट बॉक्स पे बोलोगे क्या? चैट बॉक्स पे लिख दो क्या कह रहे हो। चलो ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट था ना इसका, बच्चे ध्यान से देखो, जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थी ना इसकी बहुत ही कम पोस्टुलेट थे, सिर्फ देखो मैंने यहाँ पे 2 ही लिख रखे हैं और ये 2 ही थे मेन इसके, और आपको ये 2 ही ध्यान रखने हैं। पहले तो उसने ये बोला भैया कि मेटल लिगेंड बॉन्ड जो है ना प्योरली आयनिक है, यानी कि आयनिक का मतलब क्या होता है बेटा? दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन मतलब समझते हो ना? समझते हो ना? आयनिक का मतलब क्या है कि भैया चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बेसिकली जस्ट इंटरेक्शन है और कुछ नहीं है। जबकि हमारी वीपीटी ने क्या बोला था कि ओवरलैपिंग हो रही है लिगेंड और मेटल के ऑर्बिटल में, लेकिन भैया CFT कहती है कि मेटल लिगेंड का बॉन्ड आयनिक है, मतलब सिर्फ मेटल और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, पहली चीज। दूसरा बच्चे, ये पोस्टुलेट था, ये बताया था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने। हाँ, इसका नाम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्यों पड़ा? क्योंकि जैसे आपने NaCl का अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखा होगा, अगर नहीं देखा तो एक काम करना, आज गूगल पे सर्च करना NaCl का लैटिस, तो उसमें आपको दिखेगा जैसे उनमें इंटरेक्शन होती है ना, और वो क्रिस्टल लैटिस होता है, वैसे इनमें इंटरेक्शन है ऐसी, ठीक है, जैसे क्रिस्टल लैटिस में होती है, इसलिए इसका नाम रख दिया भैया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बाकी और कुछ याद वो नहीं है, याद रखोगे तो भी ठीक है, नहीं रखोगे तो भी कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है। सेकंड पॉइंट है बच्चे, उसने बोला CFT जो थ्योरी है अपनी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसने कहा कि लिगेंड को कंसिडर किया गया है। हाँ, मैं जो ये पढ़ा रही हूँ ना, मैं नोट शेयर कर दूंगी, डोंट वरी। लिगेंड्स जो हैं बच्चे वो क्या है? पॉइंट चार्जेस की तरह कंसिडर किए हैं। पॉइंट चार्ज का मतलब समझते हो? अनायन, जैसे Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, Br नेगेटिव, मतलब पॉइंट चार्ज का मतलब है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। लिगेंड्स या तो ये होंगे, किसने बोला? CFT ने बोला, या डाइपोल होंगे। डाइपोल होगा किस केस में? न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जैसे बच्चे पानी है, पानी में अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, समझ रहे हो, और हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस तरह से डाइपोल क्रिएट हो गया। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में भैया लिगेंड की तरह कौन बिहेव करेगा? ऑक्सीजन, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है तो ये अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा। या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल को लिगेंड कंसिडर किया है, या लिगेंड और किसको कंसिडर किया? नेगेटिवली चार्ज को किया। इतना आ गया समझ में? जो इसने एजम्पशन की थी पहले तो ये बता दो, बताओ बेटा। ये लिखा रहेगा यहाँ पे, टेंशन मत लो, ये लिखा रहेगा ताकि जब मैं नोट्स अपलोड करूँ तो तुम्हें समझ में आ जाए कि मैम ने क्या बताया था। ये बोला गया पॉइंट चार्ज, मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। देखना, मैं फिर से बोल रही हूँ, जिसको कोई डाउट होगा ना उसमें चैट बॉक्स पे मत लिखना, फटाक से मुझे अनम्यूट करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती CFT किसी का भी वीक रह जाए। मैं चाहती हूँ हर एक बच्चे का VBT CFT तो टिप्स पे हो। कोई भी क्वेश्चन आए फटाक से निकालो, और मुश्किल नहीं आते क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक में तो वैसे भी नहीं आते मुश्किल। जिसमें याद करने का होता है वो याद भी करवा दूंगी, ठीक है, और जिसमें समझाने का वो तो करना ही है। ये क्या है बच्चे? न्यूट्रल मॉलिक्यूल। सेकंड दोबारा बताना। बता रही हूँ बेटा। सामिया ने पूछा है ना? हाँ, देखो बच्चे, सेकंड फर्स्ट आ गया ना समझ में कि प्योरली आयनिक है। सेकंड वाला में क्या है बच्चे? जो लिगेंड को कंसिडर किया है ना CFT ने, वो किया एज ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और क्या बोला है कि लिगेंड्स आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। देखो वाटर जैसे आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल, डाइपोल है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव डाइपोल, वही यहाँ पे बोला है। तो इसमें वाटर के मॉलिक्यूल में लिगेंड की तरह कौन बिहेव करेगा सामिया? वाटर, ऑक्सीजन करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है बच्चे? लोन पेयर है। बस यही बोला इसने। ये मेन इसकी 2 एजम्पशन, ठीक है, पहली चीज हो गई। चलो आगे चलते हैं, आगे चलूं? चलो Yes, आगे ma'am. चलो। चलिए।
उसके बाद है कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। देखो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होती हैं। डीजेनरेट का मतलब क्या होता है? हैविंग सेम एनर्जी। वो ऑर्बिटल, सुन लो ध्यान से, दोज ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी। जैसे ये मैंने क्या बनाई है बच्चे? डी ऑर्बिटल बनाई है। कौन कौन सी डी ऑर्बिटल होती है बच्चे? 5 डी ऑर्बिटल होती है। कौन कौन सी? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी जेड स्क्वायर। NaCl कहाँ पे डाइपोल है भैया? NaCl कहाँ पे मिश्बा बच्चे डाइपोल है? Na+Cl तो आयनिक कंपाउंड है बेटा, कहाँ डाइपोल है? ये तो इसको बोलोगे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों के बीच में। ठीक है, ठीक है बेटा, कंफ्यूज मत होना, है ना। चलो ये 5 ऑर्बिटल होती है। ठीक है, तो डीजेनरेट ऑर्बिटल, क्योंकि आप ना सुनोगे बार बार नाम, तो मैं नहीं चाहती सुनने पे ना आपको कंफ्यूज हो जाए कि भैया ये क्या चीजें होती है ना। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल, दोज ऑर्बिटल बच्चे हैविंग सेम एनर्जी, पहली चीज। दूसरा है बच्चे ट्रिपली डीजेनरेट, भी नाम सुनोगे आप। ट्रिपली डीजेनरेट को भैया आप दिखाते हो T2G से। T2G, T2G, T2G ट्रिपली डीजेनरेट मतलब क्या है? 3 ऑर्बिटल ऐसी हैं जिनकी एनर्जी सेम है। और ये कौन कौन सी ऑर्बिटल होती हैं बच्चे? DXY, DYZ और DZX। ठीक है, नया नाम है आई नो, लेकिन हो जाएगा धीरे धीरे। आप चीजों को देखोगे ना, रिवाइज करोगे, हो जाएगा, इसलिए डरना मत। डबली डीजेनरेट मतलब 2 ऑर्बिटल ऐसी हैं जिनकी एनर्जी सेम है। कौन कौन सी है वो? DX² -Y² और DZ²। अभी समझ में भी आ जाएगा कि ये दोनों ही क्यों है। ठीक है, जिसको हम किससे दिखाते हैं बच्चे? EG से दिखाते हैं। अब आप बोलोगे मैम ये जी क्या है? जी का मतलब होता है बच्चे जिराडे। कोई गैरेड भी बोलता है, मैं जिराडे बोलती हूँ इसको। कोई जैरेड भी बोलता है, मैं इसको बोलती हूँ जिराडे। जिराडे क्या होता है बच्चे? ध्यान से सुनना। जी आप उन्हीं कॉम्प्लेक्स में यूज करते हो जिन कॉम्प्लेक्सेस में सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। जैसे देखो ऑक्टाहेड्रल है बच्चे। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है? सेंटर ऑफ सिमेट्री है। देखो ध्यान से, है कि नहीं है? अगर मैं मान लो ऊपर जाऊं तो भी लिगेंड है, नीचे जाऊं तो भी लिगेंड है, साइड में जाऊं, यहाँ पे जाऊं तो भी लिगेंड है, यहाँ पे भी लिगेंड है। देख पा रहे हो? सेंटर ऑफ सिमेट्री है। मतलब जितने डिस्टेंस से मैं ऊपर जाऊंगी, जो चीज मुझे ऊपर मिलेगी वही उतने ही डिस्टेंस से जाऊंगी तो नीचे भी वही चीज मिलेगी। लेफ्ट में जाऊंगी तो भैया उसके नीचे में भी वही होगी, राइट के ऊपर जाऊंगी तो राइट के नीचे में भी वही होगी। समझ रहे हो? तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है बच्चे? प्रेजेंट है। शाबाश। तो जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री बच्चे प्रेजेंट होती है उसमें हम जी लगाते हैं। तो जो हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देखेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, वहां पे आपको दिखेंगे T2G EG के नाम से देखेंगे। लेकिन जो आपके पास टेट्राहेड्रल होती है बच्चे, जो आपके पास टेट्राहेड्रल होते हैं, देखो जैसे ऐसे। अब आप खुद देखो, क्या यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है? नहीं है, क्योंकि देखो जब आप ऊपर जाओगे बेटा, यहाँ पे L है, नीचे ये बिल्कुल इसके नीचे L नहीं है। ध्यान से सुनना, ये उसके नीचे L नहीं है, क्योंकि एंगल जो होता है 109 का होता है। एक्चुअली में क्या होता है? टेट्राहेड्रल में 2 बॉन्ड प्लेन में होते हैं, एक ऊपर, एक अपनी साइड होता है, एक पीछे की साइड होता है। तो अगर नीचे जाओगे ना तो L नहीं है। ठीक है, तो इसको मत समझना। देखो यहाँ जा रहे हो कोई लिगेंड नहीं है, यहाँ पे जा रहे हो लिगेंड है, यहाँ पे जा रहे हो कोई लिगेंड नहीं है, इसके नीचे है। तो बेसिकली टेट्राहेड्रल में भैया किसी टाइप की सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। तो टेट्राहेड्रल के केस में हम T2G नहीं लिखते, सिर्फ T2 लिखते हैं, और EG नहीं लिखते, E लिखते हैं। पहले तो बताओ ये समझ में आ गया? बताओ। यस मैम। ठीक है, आगे चलें। ये अगर बेसिक टर्म क्लियर हो गई, कोई ऐसा है जिसको नहीं आया जल्दी से अनम्यूट करके पूछो। हम सेकंड वाला बताना, डबली वाला। डबली का मतलब ये होता है बच्चे, स्क्वायर प्लानर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है मिशबा। तुम्हारे सिलेबस में एक तो ऑक्टाहेड्रल है और एक है अपना टेट्राहेड्रल। ठीक है, और पहली बात है T2G EG हम वहीं पे यूज करते हैं जहां पे भैया हमारे पास 5 ऑर्बिटल हो, है ना। ठीक है, और किसी में ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल में ही यूज करते हैं, और कहीं भी यूज नहीं करते। ठीक है, चल। हाँ, उसके अलावा हाँ, कौन पूछ रहा था? मनोज पूछ रहा था। डबली का मतलब होता है मनोज 2। तो 2 ऑर्बिटल डबली डीजेनरेट का मतलब क्या है? वो 2 ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या हो? सेम हो, जिसको आप EG से दिखाते हो। और ट्रिपली मतलब जिसकी 3 ऑर्बिटल ऐसी हैं जिनकी एनर्जी सेम है, सेम एनर्जी। मतलब? हाँ जी, क्या बोल रहे हो बेटा? मैम EG मतलब क्या है इसमें? जी का मतलब है जिराडे। जी का मतलब है
और जी E आप का वहां पे मतलब यूज करेंगे जहाँ पे सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट होती है। जैसे ऑक्टाहेड्रल में देखो मनोज सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है तो हम लिखते हैं T2G, जबकि टेट्राहेड्रल में कोई सेंटर ऑफ सिमिट्री नहीं होती, तो उस केस में हम लिखते हैं, अभी देखेंगे आगे, अभी तो शुरुआत हुई है, T2 लिखते हैं। मैम हमने डी ऑर्बिटल को T2G और EG में कराया, मतलब हाँ, इसका रीजन मैं एक्सप्लेन करूंगी सामने, ठीक है। ओके ओके मैम। यश मेरे से मैसेज करके पूछ लेना बेटा। स्प्लिट कहाँ पे लिखा बच्चे मैंने, अंकुश? मैम स्प्लिट होते हैं ना डी ऑर्बिटल। हाँ वो भी, हाँ वही बता, हाँ स्प्लिटिंग की वजह से ही होता है, मैं भी एक्सप्लेन कर दूं। चलो अभी यहाँ पे देखो मैंने पूरा सा एक चार्ट बना के दिखा रखा है, तुम्हें ये बताओ पहले तो ये अच्छे से दिख रहा है? यस मैम, समझ भी आ रहा है। चलो मैं इसको समझाने की कोशिश करती हूँ, ये क्या है, वन बाय वन चीजें समझेंगे। प्लीज लिखना मत, कुछ मत लिखो, कुछ भी मत लिखो, सारा मैं लिखूंगी, तुम सिर्फ अपने नोट्स पे फोकस करना। देखो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, अरे यश बेटा समझा दूंगी, एक काम करना मैसेज कर देना मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है, नहीं तो इस क्लास के बाद रुक जाऊंगी, फिर समझा दूंगी, ठीक है। तो बच्चे ध्यान से देखो, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल। तुम्हारे सिलेबस में दो हैं, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेट्राहेड्रल का सिर्फ डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं है। देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में तुम्हें पता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3d2 होती है, पता है ना? हाँ मैम। चलो अब तुम्हें पता है बच्चे डी ऑर्बिटल 5 होती है, देखो मैंने ये बना भी रखी है तुम्हारे लिए डी ऑर्बिटल, ये मैंने 4 ही बना दी क्या, एक रह गई क्या? एक सेकेंड, एक रह गई, एक और मैं ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पे थोड़ा नीचे, आई होप कि समझ में आ जाए थोड़ा। थोड़ा सा स्पेस नहीं है इस वजह से थोड़ा ऐसे लग रहा होगा। ये है नाम दे देती हूँ DXY, सॉरी DYZ, DXZ और लास्ट वाला DXY, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है बच्चे, 5 ऑर्बिटल बना रखी है, ध्यान से सुनना, dx² डैश y², dz², dyz, dxz और dxy, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखो बच्चे, जो dx² डैश y² है वो एक्सिस के ऊपर बनी हुई है, देख पा रहे हो? जो ये वाली ऑर्बिटल है, हाँ मैम। वो तो बच्चे मैं समझाऊंगी तो दूसरी पर ही, लेकिन ये बना रखा है डायग्राम, क्योंकि मेरे को फिर दोबारा बनाना पड़ेगा अदरवाइज। तो देखो बच्चे इधर ये वाली जो डी ऑर्बिटल्स है ना वो एक्सिस के ऊपर है, देखो एक्स एक्सिस के ऊपर है और वाई एक्सिस के ऊपर है, और यहाँ पे क्या dz² में भैया z एक्सिस के ऊपर ये बनी हुई है। लेकिन बाकी सब में देखो एक्सिस के बीच में बनी हुई है 3 ऑर्बिटल। पहले तो ये बताओ दिख पा रही है आपको लोगों को, ये एक्सिस के बीच में बनी हुई है, एक्सिस के ऊपर है, बीच में है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा अलग सा दिखाती हूँ मैं। देखो अब क्या होता है ना, देखो ये आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है इस तरह से, ठीक है। मान लो ये तुम्हारा है z एक्सिस, ध्यान से देखना, z एक्सिस, ये है तुम्हारा x एक्सिस और ये है तुम्हारा y एक्सिस। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो, जो XYZ एक्सिस है ना, जो XYZ एक्सिस है, लिगेंड बिल्कुल उनके ऊपर से आ रहे हैं ऑक्टाहेड्रल में, देख पा रहे हो? जो आपके पास XYZ एक्सिस है ना, लिगेंड बिल्कुल उसके ऊपर से आ रहे हैं, देख पा रहे हो सारे के सारे? बोलो। यस मैम। यस मैम। XYZ एक्सिस है ना लिगेंड, क्योंकि देखो और अच्छे से समझाऊं तो ऑक्टाहेड्रल के केस में बच्चे हर लिगेंड के बीच में कितने का एंगल है, 90 डिग्री का। और तुम्हें पता है जो ये XYZ एक्सिस है, सपोज ये तुम्हारा मान लो X है, ये Y है, ये Z है, इनमें कितने का एंगल है, 90 का एंगल है, और सारे लिगेंड के बीच में भी 90 डिग्री का है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ क्या जो लिगेंड है वो डायरेक्टली एक्सिस पे आ रहे हैं XYZ एक्सिस पे? पहले तो मुझे ये बताओ, जो लिगेंड है, लिख देती हूँ, लिगेंड डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं, लिगेंड डायरेक्टली, क्योंकि यही समझने का है, बाकी और कुछ भी नहीं है, बाकी तो कैलकुलेशंस है जब हम करेंगे। लिगेंड डायरेक्टली अप्रोच along the axis,
और हम, तुम खुद बताओ देख के, इसमें से ऐसी कौन सी ऑर्बिटल है जो एक्सिस के ऊपर है? एक तो ये वाली है dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर, एक कौन सी है बच्चे बताओ? dz स्क्वायर है। यानी कि ये दो ऐसी ऑर्बिटल है भैया जो यहाँ पे एक्सिस के ऊपर बनी हुई है। यानी कि क्या मैं बोल सकती हूँ क्या, जो dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर है और जो dz स्क्वायर है, इन दोनों पे लिगेंड जो है डायरेक्टली अप्रोच कर रहा है, सामने से लिगेंड आ रहा है। बिल्कुल बोल सकती हूँ, बोलो जल्दी बोलो ना, अनम्यूट करके बेटा, बोल सकती हूँ। अगर मान लो हाँ, मैम। लिगेंड आ रहा है, तुम्हें पता है मेटल के पास डी ऑर्बिटल है, तो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे, माना कि खाली ऑर्बिटल है जिसमें जो है क्या बोलते हैं लिगेंड जिससे इंटरेक्ट करेगा, लेकिन डी ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे ना। कोई भी मेटल है, सपोज मान लो तुम है, तुम्हारे पास कोबाल्ट है, कोबाल्ट के पास इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे ना डी ऑर्बिटल में। तो क्या होगा बच्चे, जब लिगेंड के इलेक्ट्रॉन भैया इन ऑर्बिटल मेटल की ऑर्बिटल की तरफ अप्रोच करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा बोलो? रिपल्शन होगा। और अगर Repulsion। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा? बताओ, ज्यादा हो जाएगी रिपल्शन की वजह से, बोलो। मैम डिक्रीज Yes, होगा ma'am। रिपल्शन की वजह से। रिपल्शन की वजह से डिक्रीज कब से होने लगी? नहीं, लोअर increase एनर्जी का होगी ना मतलब भाई। है, लोअर एनर्जी का मतलब है बच्चे स्टेबिलिटी। हर कोई इंसान लोअर Yes, ma'am। एनर्जी में रहना चाहता है, और रिपल्शन होते ही, पढ़ा नहीं अपन एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग वाला यश? यस रिपल्शन Yes, होने ma'am। की वजह से पढ़ा है। एकदम भैया उसको धक्का मारेगा, अपनी एनर्जी बढ़ाएगा ना, तभी तो उसको धक्का मार पाएगा। एक बात बताओ यश, तुम्हें 4 लड़के घेर के खड़े हो जाएंगे, तुम्हें अपनी एनर्जी बढ़ाने क्या बोलते हैं इंक्रीज करनी पड़ेगी ना, उनको रिपेल करने के लिए, धक्का मारने के लिए, समझे हम? तो रिपल्शन से एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यानी कि कहना है से कि ये दो डी ऑर्बिटल ऐसी हैं जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी, बोलो हाँ या ना, बोलो। यस मैम। और जो बाकी की 3 ऑर्बिटल हैं dxy, dyz और dzx, वो तो भैया एक्सिस के अंदर लाई कर रही हैं, वो तो एक्सिस के ऊपर है ही नहीं, वो तो एक्सिस के बीचों बीच लाई कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिगेंड तो भैया एक्सिस से टपक रहे हैं, तो ये तो बीचों बीच है, मतलब लिगेंड इनको डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर पाएंगे, तो भैया रिपल्शन नहीं होगी। रिपल्शन नहीं होगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी बताओ? बताओ। लो। लो हो कम। जाएगी। अगर इसमें जो मैंने अभी इतना थोड़ा सा जो ये भाषण दिया, इसमें कोई डाउट है तो पूछो, फिर मैं आपको वो डायग्राम समझाती हूँ। बताओ। कोई डाउट नहीं मैम, क्लियर। बाकी सब 39 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, 40 जितने भी हैं। मैम आ गया। बाकी कोई ऐसा है भाई? छुप के मत बैठना भाई, मेरे को अनम्यूट करके बता सकता है। मैम जो डीजेड हाँ, वाले हाँ। में जो जाएगी एनर्जी, आशुतोष फिर रिपीट करो बच्चे। जो डीजेड वाले में जो हाई हो जाएगी एनर्जी डीजेड हाँ, वाले। हाँ, क्योंकि लिगेंड कहाँ से आ रहा है बच्चे? एक्सिस से आ रहा है। देखो यहाँ से आ रहा है भैया, ये रहा लिगेंड, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। तो भैया जो एक्सिस, जो आपके डी ऑर्बिटल एक्सिस पे है एक्स वाई जेड, वहां से लिगेंड डायरेक्टली अप्रोच करेगा, रिपल्शन होगी, एनर्जी ज्यादा। अगर समझ में आ गया तो मैं डायग्राम से समझाती हूँ। देखो इसमें इसको ना मैं और मैसी नहीं करूंगी, ठीक है? तो देखो बच्चे, अभी तो ये डी ऑर्बिटल आपको जो दिख रही है, जो मैंने पांचों के पांचों साथ बना रखे हैं, वो क्या है? डी ऑर्बिटल फ्री आयन की है, मतलब जब तक उसके पास कोई लिगेंड नहीं था, खाली मेटल था। समझ गए इस चीज को? लेकिन जैसे ही, ध्यान से सुनना, जैसे ही मेटल के पास भैया लिगेंड आने स्टार्ट हो गए, मान लो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, मेटल है, 6 लिगेंड जो है स्फेरिकली आ रहे हैं, मतलब सेम टाइम पे सेम जगह से आ रहे हैं 6 लिगेंड, तो उन 6 डी ऑर्बिटल की एक ही साथ एनर्जी बढ़ेगी? पहले बताओ हाँ या ना, हाँ बोलो। अगर मान लो मेरे हैंड को देखना थोड़ा, ये मेरे पास ना मेटल है, ये पेन मेरे पास मेटल है, इसके 6 तरफ ना लिगेंड लगे हुए हैं। अब वो दूर से देख रहा है मेटल की भैया मेरे पास ना 6 लिगेंड आ रहे हैं, अभी वो बहुत दूर है, बहुत दूर है। सुमन बच्चे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड टॉपिक इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देखो लिगेंड ना बहुत दूर है इसके पास, ठीक है? लिगेंड दूर है, तो इसको दिख गया मेटल को भैया मेरे पास लिगेंड आ रहे हैं, तो एनर्जी तो बढ़ेगी। लेकिन जब लिगेंड बिल्कुल इसके पास आ जाएंगे तो डी ऑर्बिटल में क्या होगी बच्चे? स्प्लिटिंग होगी। इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। जो वो स्प्लिटिंग होगी, मैंने अभी कहा, स्प्लिटिंग होने पे जो आपकी dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर और dz स्क्वायर ऑर्बिटल हैं, वो रिपल्शन की वजह से हाई एनर्जी हो जाएगी, जिसको आप ईजी बोलते हो, अभी सिखा के आई हूँ। और
जो आपकी ये 3 ऑर्बिटल हैं DXY, DYZ और DZX, जो कि एक्सिस के बीचों बीच लाई कर रहे हैं, जहां पे लिगेंड अप्रोच नहीं कर रहा डायरेक्टली, उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चे, कम हो जाएगी। इसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग। अंकुश, जब लिगेंड बिल्कुल आपके मेटल के डी ऑर्बिटल के पास आएगा, तब आपकी डी ऑर्बिटल क्या करेंगी, स्प्लिट होने लगेंगी। किसमें स्प्लिट होंगी, T2G और EG। EG वाली कौन सी ऑर्बिटल है, DX² -Y² DZ² और DXY DYZ DZX, ये आपकी हो गई। मैम इतना बस समझ- पास आते स्प्लिट हो जाएंगे। हाँ, जैसे लिगेंड आएगा भैया, इसकी एनर्जी ज्यादा है, ये ऊपर भाग गई, और इसकी एनर्जी कम थी तो ये नीचे रह गया। ठीक ओके है, चलो। अच्छा, अब वैसे तो मैंने ना थोड़ा छोटा बड़ा दिखा दिया, एक्चुअल में ना ये बिल्कुल सेम लेवल में होते हैं। और जो ये बीच वाला जो मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया ना बच्चा, वो है बेरी बारी सेंटर सेंटर। सेंटर है। और जो इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस होता है, इसको आप दिखाते हो डेल्टा ओ से। डेल्टा ओ क्या है बच्चे, क्रिस्टल Octahedral। फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ओ यहाँ पे यही डिनोट कर रहा है। अरे प्लीज इस पे फोकस करो ना, प्लीज बातें मत करो प्लीज। डेल्टा ओ क्या है बच्चे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, डेल्टा ओ है। अच्छा, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो ये वाली वैल्यू है ना, देखो टोटल जो एनर्जी है वो दोनों के बीच डेल्टा ओ है। तो जो ये वाली एनर्जी है बेरी सेंटर से नीचे वाली T2G से, वो है -0.4 डेल नॉट, ध्यान से सुन लो। और जो EG से बेरी सेंटर के बीच का डिस्टेंस है वो है 0.6 डेल नॉट। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। अब यहाँ पे माइनस का साइन क्यों आया बच्चा पार्टी, क्योंकि एनर्जी कम है, और जब एनर्जी कम होता है तो हम नेगेटिव का साइन दिखाते हैं। तो नेगेटिव का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि T2G की एनर्जी कम है, 0.6 के आगे पॉजिटिव है, वो क्या दिखा रहा है कि EG की एनर्जी ज्यादा है। तो ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि T2G के लिए जो डिस्टेंस है वो -0.4 डेल नॉट है, और EG के केस में बच्चा कितना है, 0.6 डेल नॉट 0.6 है। डेल नॉट। पहले एक बार निहार लो, इसको निहार लो अच्छे से। हम जो निहार डेल लिया मैम। निहार लिया, हाँ मैम। ठीक है। मैम, हाँ बेटा बोलो। जो डेल क्या है, जो डेल नॉट, मैं लिखवा रही हूँ बेटा, डेल नोट क्या है, यहाँ पे लिख लो। इसको मैं इरेज कर दूं या लिखे रहने दूं, बताओ। मैम नोट्स में रहेंगे तो काफी इजीली आप अच्छा इरेज मत चलो करो। ठीक है, मैं लिखे रहने देती हूँ। यस मैम। यहाँ पे देखो, हाँ ये लिखा हुआ मैंने, यहाँ पे देख सकते हो आशुतोष, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द सेट ऑफ डी ऑर्बिटल इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। लिख लो डेल नोट, ये डेल ओ क्या है बच्चे, डेल नोट नहीं है, डेल ओ है। द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द सेट ऑफ डी ऑर्बिटल इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। लिख लिया जी, बोलो बोलो जी। एक एक पॉइंट लिखा हुआ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। मैम अगेन अभी देखो, अभी ध्यान से सुनो, हमने वीबीटी में क्या सीखा था, मैंने तुम्हें ना एक चीज रटवा दी थी वीबीटी में कि भैया तुम्हारे पास अगर अमोनिया आता है, CO आता है, या तुम्हारे पास साइनाइड आता है, तो इसको याद कर लो कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और बाकी सारे बोल दो वीक फील्ड लिगेंड है। लेकिन वीबीटी ने क्या है, नहीं नहीं सुमन, स्टार्टिंग से नहीं है, स्टार्टिंग से नहीं है। ऑलरेडी मैं 4 लेक्चर ले चुकी हूँ, आज 5th लेक्चर है। अगर आप वो 4 लेक्चर रह गए ना बेटा आपके, आप वो रिकॉर्डिंग से देख सकते हो, वो अपलोडेड है। ठीक है, चलो मैं बोलूं, अब एक बार मैं पानी पी लूं थोड़ा, क्योंकि आज वाला ना थोड़ा काम क्या है, ज्यादा बोलने वाला है। अच्छा, मैंने वीबीटी में कहा था भैया रट्टा मार लो। अरे सुन लो इधर, सुन लो अभी बेटा, बाद में। मैम हाँ। सुन ही रहे। हाँ, तो मैं क्या बोल रही हूँ, आज ग्लास की जगह बोतल। हाँ आज ज्यादा प्यास लग रही है इस वजह से, फिर ग्लास तो बार बार कौन उठाने जाएगा किचन में से। चलो ठीक है, तो मैंने कहा था भैया रट्टा मारना है, उसने वीपीटी ने ये नहीं बताया था कि भैया कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, अपनी मर्जी का बता दिया। तो CFT ने क्या किया ना, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्सपेरिमेंटली, जहां पे भी एक्सपेरिमेंटल आ जाता है ना, वहां पे तुम मुझसे आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों आया। एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ द सम ऑफ द लिगेंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो बच्चे एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ये कुछ लिगेंड्स की ना
ऑर्डर लगा रखे हैं कि स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वीक कौन सा है। तो ऐसी इस वाली सीरीज को हम क्या बोलते हैं बच्चे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अरे मैं सच्ची बता रही हूँ, रिमूव कर दूंगी अगर चैट बॉक्स में तुम ऐसे कंटिन्यू ऐसे बातें करते रहोगे तो। चुप करके बैठ जाओ। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। तो अब देखो बच्चे, लिगेंड्स को ना इस तरह से अरेंज कर रखा है। अब आप कहोगे मैम ये सारे लर्न करने हैं, नहीं करने, बिल्कुल भी नहीं करने। जो मैं बताती जाती हूँ ना वही लर्न करने हैं। इसको मैं क्या कर रही हूँ, मार्क कर देती हूँ, सर्कल कर देती हूँ। देखो, एक तो आपको ध्यान रखना है बच्चे, CO, CN, NO2, EN और NH3। ये तो भैया याद रखना है कि ये कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये कैसे हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। बस ये याद रख लो और कुछ याद नहीं रखो, ठीक है। बाकी तुम्हें अपने आप याद हो जाएंगे। कैसे, देखो ये वाले तो ऐसे कर लो, ऑक्सीजन सॉरी कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन करके कर लो, नहीं तो ऐसे याद हो रहे हैं तो ऐसे कर लो कि CO साइनाइड नाइट्रो EN, EN इज व्हाट, EN क्या था बच्चे, इथाइलिन डाइअमीन, और NH3 क्या है, अमोनिया। तो ये तो भैया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, हर हाल में यही रहेंगे, ठीक है। इसमें कोई लोचा नहीं होने वाला। वीक फील्ड लिगेंड तुम ऐसे याद रख सकते हो कि जितने भी तुम्हारे हेलोजेंस है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो सारे के सारे वीक फील्ड लिगेंड है। ये याद रख लो, इतना बहुत है। नहीं, ये वो वाला नहीं है, ये अमोनिया ही बोलेंगे इसको। जब आयुपेक नेमिंग करते हैं ना तब हम अमीन लिखते हैं, अमीन, AMMINE, ठीक है। उसके बाद बच्चे और तुम याद रख सकते हो, एक ऑक्सलेटो कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये ध्यान रख लो, और कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आई थिंक हो गए होंगे याद, एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। CO, CN, CO इज व्हाट, कार्बोनिल, साइनाइड, नाइट्रो, इथाइलिन डाइअमीन और अमोनिया। ये तुम्हारे क्या है बच्चे, यार प्लीज ये सब मत करो, मैं रिमूव कर दूंगी सबको। जब आयुपेक नेमिंग करा रही थी या तो तब तुम्हें क्लास में आना चाहिए था, और अगर नहीं आती तो रिकॉर्डिंग जाके देख लो, ठीक है। तो ये सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड के लिए कैसे याद रखोगे, सारे जितने भी हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे वीक फील्ड लिगेंड है। इसके अलावा एक आप ऑक्सलेट आयन याद रख लेना और एक वाटर याद रख लेना, बस। हो गए याद, बताओ। यस मैम, याद हो गए। ठीक है, बाकी सारे अभी याद करो क्योंकि मैंने क्वेश्चंस कराने हैं अभी याद करो। हो गए, कौन बताएगा, कौन रिपीट करेगा? अंकुश कर दे भाई, रिपीट कर दो जल्दी से। फ्लोरीन देख के कर दो, देख के कर दो स्लाइड में से। ऑक्सलेट आयन और वाटर, NH3, इथाइलिन डाइअमाइड और ना स्ट्रॉन्ग फील्ड अलग बताओ बेटा और वीक फील्ड अलग बताओ। मैम वीक फील्ड में तो आपने फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सलेट और वाटर बताया, और हाँ। स्ट्रॉन्ग फील्ड में अमोनिया और इथाइलिन डाइअमाइड। और ये भी तो NO2 नेगेटिव, CN नेगेटिव और CO। और ठीक है, मैंने देखो हाईलाइट कर दिया, नोट्स में भी ऐसे ही मिल जाएगा। इसका मतलब ये है, ये तुम्हें लर्न करने हर हाल में करने, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। चलो उसके बाद बच्चे, आई थिंक एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कुछ रह तो नहीं गया ना। अच्छा तुम्हें ये तो याद है ना, sp3d2 में कौन सी 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगी, D वाली? यस मैम। dx² डैश, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, एक सेकंड में लिख देती हूँ। dx² डैश y² और dz², ये 2 ऑर्बिटल यूज होती है। 2 ऑर्बिटल यूज होने का मतलब होता है कि इनकी एनर्जी हाई है, और हमने देख भी लिया, ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल में कैसे स्प्लिटिंग हुई है बच्चे, नीचे T2G और ऊपर EG, ठीक है। EG इज व्हाट, डबली डीजेनरेट, T2G इज व्हाट, ट्रिपली डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब क्या है, वो ऑर्बिटल जिनकी सेम एनर्जी, अगर मान लो मैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख रही हूँ तो ये भैया इलेक्ट्रॉन इस वाले में भी जा सकता है और इस वाले में भी जा सकता है, इसका मतलब होता है डीजेनरेट, और इसको आप डीजेनरेसी भी बोलते हैं, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। अभी हम निकालना सीखेंगे बच्चे CFSC। ओके, पहले ये देखते हैं भैया CFSC है क्या चीज। अनामिका बच्चे मैं ये बोल रही हूँ, sp3d2 में 2 ऑर्बिटल यूज होती है, dx² डैश y² और dz², ठीक है। बस यही बोला और कुछ नहीं बोला, ठीक है। अच्छा CFSC क्या है बच्चे, क्रिस्टल फील्ड, लिखो इसको, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या यू कैन से, और बुक में लिखा हुआ है तुम्हारी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी।
एक ही बात है, एक ही बात है, ठीक है। चलो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। CFSC निकालते क्या, क्योंकि यही पेपर में आएगा। CFSC क्या होता है भैया, माइनस ऑक्टाहेड्रल के केस में ध्यान रखना, अभी मैंने टेट्राहेड्रल की बात भी नहीं किया और आई थिंक होगा भी नहीं। 0.4x 0.6y डेल नोट, नोट नहीं है ये, डेल ओ है। अगर मैं बोलूं ना डेल नोट है तो मुझे करेक्ट कर देना, डेल ओ है, नहीं तो अपने आप समझ जाना, प्लस ZP। अब देखो बच्चे x क्या है, x है आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिखो बहुत जरूरी है ये, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल। y क्या है बच्चे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो मैं फिर बोल रही हूँ, जो ये स्टूडेंट्स हैं 38 to 40 प्लीज लीव मत करना, सच में बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। अगर तुमने लीव कर दिया ना, कसम से बोल रही हूँ, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, फिर तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन रह जाएगा रिकॉर्डिंग का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल। तो जितना हो सके ना अवॉइड किया करो और क्लास में आया करो। हाँ हाँ, जिसका नेटवर्क प्रॉब्लम है तो वो तो बच्चे आई कैन अंडरस्टैंड, जो अगर डेलिबरेटली अगर जान करके लीव हो रहा है उसके लिए बोलो। Y क्या है बच्चे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल। Z क्या है बच्चे, Z क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। P क्या है बच्चे, यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी है, क्या है ये देखो, ये CBSE में तो नहीं आता, मैं थोड़ा सा एडवांस करवा रही हूँ तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। CBSE में इतना डिटेल में नहीं जाते हैं बोर्ड वाले, लेकिन ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इवन JEE एडवांस के लिए भी है, तो थोड़ा ध्यान से देखो। पेयरिंग एनर्जी, अब कहोगे मैम पेयरिंग एनर्जी भैया क्या चीज है, तो देखो क्या चीज है, लिखो यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी, मैं पेयरिंग एनर्जी की डेफिनेशन बता रही हूँ। अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर अप इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है बच्चे, वो क्या होती है, तुम्हारी पेयरिंग एनर्जी होती है। फिर से बोलूं, कितनी एनर्जी तुम्हें चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए, वो पेयरिंग एनर्जी होती है। इसको अच्छे से समझ में आएगा जब मैं तुम्हें धीरे धीरे एग्जांपल कराऊंगी। तो एक बार ये लिख लिया क्या जो मैंने लिखवाया है, यस मैम लिख लिया। नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है बच्चे, नेट लोवरिंग ऑफ एनर्जी, नेट लो लिख सकते हो, नेट लोवरिंग ऑफ एनर्जी दैट इज गेन इन स्टेबिलिटी। इसके अलावा जितनी भी मैं VBT करवाई है, मतलब जितना भी मैंने कोऑर्डिनेशन कराया ना, उसके अलावा तुम्हें एक पॉइंट भी कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करोगे बस। चलो आगे हम क्या करते हैं बच्चे, निकालना सीखते हैं कैसे करते हैं, CFSC कैसे निकालते हैं। एक दो की मैं निकाल के दिखाऊंगी, फिर तुम्हें हैबिट हो जाएगी, तो एक बार ध्यान से देखना। देखो बच्चे D1 का मतलब क्या है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं ना ये बार बार ना पूरा ऑर्बिटल नहीं बनाऊंगी, पूरा डायग्राम नहीं बनाऊंगी, मैं सिर्फ ये 2 लेवल दिखाऊंगी, समझ रहे हो मेरी बात, मैं सिर्फ ये 2 लेवल दिखाऊंगी, मैं पूरे पूरे नहीं बनाऊंगी। और आपको भी पेपर में ये 2 बना के आने हैं अगर आपका CBSE में क्वेश्चन आता है, ठीक है। वरना अगर मान लो अगर बहुत सारे पार्ट आए तो ये बना देना डायरेक्ट, वरना ये पूरा बना के ले आना अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम है तो मैं क्या कर रही हूँ, ये 2 लेवल ही दिखा रही हूँ। देखो D1 का मतलब क्या है कि डी मेटल के D ऑर्बिटल में भैया एक ही इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे हो। अब इसके एग्जाम्पल तुम देख लोगे कि कौन कौन से होते हैं, ठीक है। मैं आपको पूरा समझा रही हूँ, एक बार इधर से देखना, तो कलर एक बार चेंज कर रही हूँ। ये क्या है बच्चे, T2G, और ये क्या है EG, सुन रहे हो ना सारे। यस मैम। T2G में कितने हैं बच्चे, एक इलेक्ट्रॉन है बस। अब हम इसकी निकालेंगे CFSC, कैसे निकालेंगे, एक काम करते हैं, मैं ना लाइन लगा देती हूँ, 1 मिनट रुको। चलो हाँ क्या करवा रही थी मैं, हाँ अब इसकी ना CFSC निकालते हैं बच्चे। अभी मैंने, अरे ये क्या, CFSC कैसे निकालनी है, अभी मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था, है ना, याद है ना, क्या बताया था। नीचे देखो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसकी एनर्जी कितनी होती है बैरी सेंटर से, -0.4 डेल नोट।
तो इसकी CFSC कितनी आ जाएगी बच्चा? -0.4 डेल नोट। बताओ हाँ या ना? बोलो 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 बोलो, अरे बोल दो। यस मैम। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया ना, सेकंड निकाल के देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो D2 मतलब बच्चे क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन है, T2G और EG कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ठीक है 2। और आपको पता है ना ऑफको के अकॉर्डिंग पहले लोअर एनर्जी में फिल होते हैं, इसलिए मैंने T2G से स्टार्ट किया, EG में नहीं फिल किया। तो देखो बच्चे CFSC कैसे निकालोगे इसकी? कितनी आएगी CFSC? 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 एनर्जी कितनी होती है बैरी सेंटर से? मैं कह रही हूँ ना, मैंने सारी नहीं बनाया लेवल, ठीक है। कितनी होती है? -0.4 डेल नोट। तो कितना आ जाएगा आंसर बच्चे? -0.8 -0.8 डेल नोट। एक बार 3 की भी निकाल लेते हैं बच्चे, T2G और EG। जल्दी निकालो फटाफट, मेरे से पहले निकालो, अब तुम्हें आ गया। 3 इलेक्ट्रॉन है तो CFSC निकालोगे डेल नोट। कितना आ जाएगा ये? -1.2 डेल नोट। शाबाश। अब D8 के लिए निकालो सारे। D8 में कैसे फिल करोगे बच्चा पार्टी? 1 2 3 और हुम्स रूल के अकॉर्डिंग फिल करना है। पहले आपको सारी ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करना है, बाद में ही पेयरिंग करवाओगे। 1 2 3 4 5। अब जो है जो इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो नीचे ही आएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा CFSC बताओ मुझे? कितने इलेक्ट्रॉन है T2G में बच्चा? 6। तो उसकी एनर्जी कितनी है? -0.4 डेल नोट। प्लस EG में कितने हैं? 2 और उसकी एनर्जी कितनी होती है? 0.6 डेल नोट। तो कितना आ जाएगा आंसर? माइनस बच्चे लोअर एनर्जी है ना, इस वजह से आया। कितना आएगा इसका आंसर D8 के केस में? -1.2 डेल नोट। निकाल के देख लेना, यही आएगा, निकाल के देख लेना। निकाला है किसी बच्चे ने? यस बोल मैम। दो। यस मैम। अब इसमें क्या है बच्चे? 9 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। अब कोई ऑप्शन नहीं है, बाद वाला जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो नीचे ही आएगा और एक ऊपर जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे? इसका D9 का कितना आएगा CFSC बताओ मुझे, जल्दी से निकालो। 6 नीचे हैं, यानी कि -2.4 डेल नोट प्लस 3 ऊपर है, यानी कि कितना हो जाएगा? 0.8। वेरी गुड। 0. माइनस का 0.6। यस मैम। D10 में क्या होगा बच्चा? D10 में क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10। जब आप इसकी CFSC निकालोगे 0 आ जाएगी। कितनी आ रही है? 0। ठीक है, अब मेरी बात ना ध्यान से सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो तुम यहाँ पे। जो आपके D1 D2, हाँ साहिबा बोलो बेटा। मैम D3 और D8 वाले में हमारा सेम आंसर क्यों आया? क्योंकि बच्चे CFSC कैलकुलेट करने पे सेम आ रहा है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बेटा कि हर किसी में अलग आएगी, सेम भी आ सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन थे ना भैया, और यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे D8 की जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है बेसिकली, जब CFSC निकाले तो सेम आगे, कोई बड़ी बात नहीं है, सेम आ सकती है। ओके मैम। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनो। D1 D2 D3 D1 D2 D3 D8 D9 D10 की जो वैल्यूज है CFSC की, वो सेम रहेगी फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एज वेल एज वीक फील्ड लिगेंड। लिखो इस चीज को, क्या बोलगी मैं, क्या बोला बच्चे? यहाँ पे नोट बना के लिखो। फॉर D1 D2 D3 D8 D9 D10 CFSC for all d orbital are same, या लिखो will be same irrespective of the nature of ligand। नेचर ऑफ लिगेंड कुछ नहीं करना बच्चे, D9 में 9 इलेक्ट्रॉन भर दो,
बस सुन रहे हो? अगर चाहे आपके पास लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो, आई एम सो सॉरी, लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो या लिगेंड वीक हो, इनके केस में बच्चे CFSC सेम रहेगी। क्योंकि तुम खुद देखो बच्चे, अगर लिगेंड मान लो वीक है तो भी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो भी एक ही रहेगा। क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से लिगेंड होते हैं बच्चे? जो पेयरिंग करवाते हैं। और वीक फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं बच्चे? जो पेयरिंग नहीं करवाते हैं। याद आ रहा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जो पेयरिंग करवाते हैं, और वीक फील्ड लिगेंड वो होते हैं जो पेयरिंग नहीं करवाते। तो D1 में भैया चाहे आपके पास अगर किसी मेटल की कॉन्फ़िगरेशन बच्चे D1 है, चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग लगा हुआ है चाहे वीक लगा हुआ है, तो पेयरिंग नहीं होगी, इतनी ही रह जाएगी। मतलब एक इलेक्ट्रॉन है वो एक ही रहेगा। D2 में भी वीक है स्ट्रॉन्ग है, 2 ही इलेक्ट्रॉन ऐसे ही फिल होंगे। D3 में भी क्या होगा, चाहे वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही फिल होंगे। D8 में भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने ये पेयरिंग नहीं करवाई है। सुनो ध्यान से, D8 में जब 6 इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है तो हमने पेयरिंग नहीं करवाई है, वो मजबूर है, उसके पास ऑप्शन नहीं है, वो नीचे वाली एनर्जी वाली ऑर्बिटल में ही आएगा, हमने खुद से कुछ नहीं करवाया। इस बात को समझ रहे हो क्या सारे? जो ये 6 इलेक्ट्रॉन है बच्चे D8 में, वो अपनी मर्जी से नीचे आया, हमने कुछ भी नहीं करवाया। ठीक है, बोलो। D9 में भी इजी की हाँ इजी की पेयरिंग क्या करा दें साम्या? अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तो इजी की तो पेयरिंग हो जाएगी ना D8 में। किसकी पेयरिंग करवाओगे बेटा? किसकी D पेयरिंग ऑर्बिटल में। करवाओगे? कहाँ से करवाओगे? अगर मान लो किसी की अगर कॉन्फ़िगरेशन D8 है और वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग किसकी करवाओगे तुम? इलेक्ट्रॉन क्या तुम ये सोचो कि इस ऑर्बिटल को इसमें भेज दोगे? यस मैम। मैम अगर एक D ऑर्बिटल ना की भाई, जरूरत हो ना 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 ना, ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं बच्चे, D ऑर्बिटल की जरूरत नहीं होगी। देखो VPT अलग है, VPT में हम क्या कर रहे थे, D ऑर्बिटल एक साथ बना रहे थे। ठीक है, ठीक है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली स्प्लिटिंग दिखा रहे हैं। ठीक है, अभी आपको समझाऊंगी, पहले ये बताओ इतना लिख लिया क्या? Yes, ma'am. मिशबा अभी काम नहीं है बच्चे, अभी आएगा काम। लिख लिया लिख लिया मैम। D9 में कुछ नहीं करना पूजा, इलेक्ट्रॉन भरो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस खत्म। तुम एक चीज तुम्हें समझ में आ रही है क्या? मैंने हुम्स रूल को फॉलो करके बनाया है। पहले मैंने सब ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा है, उसके बाद पेयरिंग करवाई है। और पेयरिंग भी मैंने अपनी मर्जी की नहीं करवाई, उस ऑर्बिटल उस इलेक्ट्रॉन के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, वो नीचे वाली ऑर्बिटल में ही आएगा। क्योंकि तुम्हें पता है हर कोई बंदा चाहता है अपनी एनर्जी को कम करना और स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, तो वो नीचे ही आएगा। देखो Yes, जैसे ma'am. 5 इलेक्ट्रॉन भर दिया ना, तो छठा नीचे ही आएगा, फिर 7 फिर 8 फिर 9। ठीक है, चलो यहाँ पे समझते हैं भैया। अब D4 में देखो, D4 में ना 2 केस बनेंगे। कैसे? देखो मैं बना रही हूँ, तुम मत लिखना अभी। T2G और EG, एक यहाँ पे भी बना देती हूँ, T2G और EG। देखो इसमें क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। अगर वीक फील्ड लिगेंड हुआ, ध्यान से सुन लो, अगर वीक फील्ड लिगेंड हुआ तो भैया ये ऐसे ही जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो क्या होगा कि भैया एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही गया तो इसने चौथी की क्या करा दी, पेयरिंग करवा दी। बोलो हाँ या ना? यहाँ पे आएगा रोल वीक फील्ड लिगेंड का और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का, D4 में, D5 में, D6 में और D7 में। ठीक है, जब तक वीक फील्ड था भैया वो मजे से जा रहा है, पेयरिंग नहीं करवा रहा। और जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में जैसे ही 3 भरेंगे और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो भैया चौथा पेयरिंग कर जाएगा। समझ रहे हो इस चीज को? बोलो। यस मैम। ठीक है, हाँ मैं अभी और भी बता रही हूँ बेटा, मतलब सारे एग्जाम्पल कराऊंगी। और ध्यान रखना, वीक फील्ड लिगेंड के केस में बच्चे पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है, और वीक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में पेयरिंग एनर्जी कम होती है। ये ध्यान रखना इस चीज का। देखो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होने का क्या मतलब है, समझो। पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होने का मतलब है भैया तुम्हें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी पेयरिंग करवाने के लिए। तो क्यों करवाएगा वो पेयरिंग जब तुम इतनी एनर्जी दे रहे हो? तो रख दो उसको जैसे रखना है। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने दो।
और जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होता है बच्चे, पेयरिंग एनर्जी कम है, मतलब आपको ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ी पेयरिंग करवाने के लिए, तो करवा दी हमने पेयरिंग। ठीक है, D5 में देखो, जिसको ऊपर वाला कम समझ में आया, D5 देखो 1 2 3 4 5, तो इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करोगे बच्चे, 1 2 3 4 5, अगर वीक फील्ड लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो बच्चे कैसे करोगे, बच्चे मैंने ये कभी कहाँ बोला है, क्या कर रहे हो बच्चे अभी तुम, अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं। मैंने कब बोला कि ज्यादा आनी चाहिए कम आनी चाहिए, मैंने कुछ बताया इस बारे में, मैंने तो कोई जिक्र ही नहीं किया। आने दो जितनी आती है। 1 2 3, अब जो 4 5 है बच्चे क्या होगा बताओ, पेयरिंग हो जाएगी हाँ या ना, बोलो यस मैम। बोलो। इसमें कैसे करोगे D6 में बच्चे, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे ही भरोगे। इसमें कैसे करोगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिखना है 1 2 3 4 5 6, समझ गए। वीक फील्डिंग है, स्ट्रॉन्ग में क्या होगा और वीक में क्या होगा। अगर आपको अब CFSC निकालनी है, जो कि निकालनी है, अब मैं सिर्फ एक की निकलवा रही हूँ, मैं सिर्फ D6 की निकलवाऊंगी, बाकी सबकी तुम निकालोगे। देखो CFSC कैसे निकालोगे, देखो कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, जल्दी बताओ बेटा। 1 2 3 4, यानी कि 4 इंटू -0.4 प्लस ऊपर में कितने 2 -0.6, कितना आ जाएगा आंसर, -0.4 आ जाएगा ना, यस मैम। सॉरी प्लस का आ जाएगा आई थिंक, अरे कितने का आएगा, माइनस आएगा मैम। एक सेकेंड को, -1.6 प्लस 1.2, तो कितना का आ जाएगा, -0.4 आ जाएगा ना, हाँ ठीक है। चलो अभी DQ क्या बोल रहे हैं निधा, क्योंकि बच्चे डेल ओ ना, इधर देखो डेल ओ ना 10 DQ के भी बराबर होता है, तो आप इसमें भी आंसर रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हो। डेल ओ जो है 10 DQ के बराबर होता है, तो आप वैसे भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है। अच्छा इसकी देखो बच्चे CFSC कैसे निकालोगे बेटा, देखो कैसे निकालोगे, कितने इलेक्ट्रॉन है 6, कितने हैं 6, 6 इंटू -0.4 डेल नोट, तो कितना आ गया -2.4 डेल नोट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पेयरिंग एनर्जी जो मैंने तुम्हें ये फॉर्मूला बताया था ना, ये आप कहाँ पे इंक्लूड करोगे, सिर्फ जब आप करोगे बात स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की, सुन रहे हो ध्यान से, ये आप कहाँ पे इंक्लूड करोगे, जब आप बात कर रहे हो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की। तो यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे एक सेकेंड, D6 में देखो बच्चे, आपने अपनी तरफ से कोई पेयरिंग नहीं करवाई है, जब आप अपनी तरफ से पेयरिंग करवाओगे तब वो Z वाला फैक्टर इंक्लूड करना है। तो देखो यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा कितनी पेयरिंग करवाई है, ये तो ऑलरेडी था, कितनी और एक्स्ट्रा पेयरिंग करवाई है बताओ, 2 और करवाई है, तो यहाँ पे ऐड कर दो 2p, समझ गए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी था, इसमें हमने पेयरिंग नहीं करवाई, क्योंकि जो 5th इलेक्ट्रॉन था भैया उसके पास ऑप्शन नहीं था, वो तो नीचे ही आएगा, लेकिन इसमें क्या है 2 इलेक्ट्रॉन की हमने और एक्स्ट्रा पेयरिंग करवा रखी है, देखो तो क्या आएगा, एक्स्ट्रा 2p आएगा। तो ध्यान रखना इस ZP वाला फैक्टर कहाँ पे इंक्लूड करोगे बच्चे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में इंक्लूड करोगे। जैसे यहाँ पे देखो D5 के केस में कितनी आएगी पेयरिंग, यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं थी, यहाँ पे हमने 2 करवाई, तो जब आप CFSC निकालोगे, तो जब वैल्यू निकालोगे उसके आगे लगा देना +2p, ठीक है। यहाँ कितनी करवाई बेटा, मैम आपका पेन नहीं दिख रहा। पेन नहीं दिख रहा, दिख रहा है क्या सबको, ये देखो दिख रहा है। बच्चे फ्रीज होगी क्या तुम्हारी वो, बच्चे CFSC यहाँ कैसे निकालोगे, यहाँ पे देखो कितने की एक्स्ट्रा पेयरिंग करवाई, 1 की, तो जो भी आंसर आएगा उसके आगे लगा देना 1p, ठीक है। D6 पूछना है क्या बच्चे, देखो 6 इलेक्ट्रॉन आपने भर दिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करवा देगा, तो आपने देखो एक वीक फील्ड में तो भैया ऑटोमेटिकली 1 इलेक्ट्रॉन नीचे ही आएगा,
लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आपने 2 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाई है, तो कितना ऐड कर दोगे बेटा? 2p ऐड कर दोगे। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ, समझ में आ गया क्या? जल्दी से, फास्ट, जल्दी से। और CFSC तुम निकाल लोगे इन सब की, तुम्हें आती है निकालने, CFSC निकाल लोगे? चलो वेरी गुड, शाबाश, सबकी CFSC निकाल लेना बेटा, ठीक है। हाँ, D5 में बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाई है ना एक्स्ट्रा, तो 2p। तुम ये क्यों सोच रहे हो कि हर किसी की अलग आएगी? किसने बोला है, किस बुक में लिखा है कि भैया सेम नहीं आ सकती CFSC? बिल्कुल आएगी। अभी तो तुम्हें मैं निकालना ही सिखा रही हूँ बच्चे। पेयरिंग कहाँ की है बेटा? 6th इलेक्ट्रॉन तो नीचे ही आएगा, उसके पास और ऑप्शन नहीं है, मजबूर है बेचारा। 6th इलेक्ट्रॉन को कहाँ डालोगे? नीचे ही तो डालोगे ना, क्योंकि हर बंदा इलेक्ट्रॉन भी चाहता है अपनी एनर्जी को कम करना, तो वो नीचे वाली लोअर एनर्जी में आएगा ना। पेयरिंग कहाँ करवाई? ये पेयरिंग नहीं करवाई खुद से, वो खुद आया नीचे, मजबूर है वो इंसान। यहाँ पे हमने खुद से कराई है, ठीक है। अभी मैंने तुम्हें ये सिखाया है कि कैसे किया, ठीक है। तो तुम जो है बच्चे वीक फील्ड लिगेंड को हाई स्पिन भी बोल सकते हो, हाई स्पिन भी बोल सकते हो। हाई स्पिन क्यों बोला बच्चे यहाँ पे? क्योंकि तुमने पेयरिंग नहीं करवाई है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को तुम लो स्पिन भी बोल सकते हो, क्योंकि भैया तुमने क्या करवाई है? पेयरिंग करवाई है, ठीक है जी। बोलो हाँ या ना? यस मैम। मैम ओके। उसके बाद ये ध्यान रखना कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में पेयरिंग एनर्जी कम होती है, मतलब मुझे ज्यादा एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी, तो मैं पेयरिंग आराम से करा सकती हूँ। वीक फील्ड लिगेंड में मुझे पेयरिंग बहुत ज्यादा, पेयरिंग एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, मतलब पेयरिंग कराने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो भैया क्या होगा? पेयरिंग करवानी पड़ेगी। सॉरी, उल्टा बोल दिया। पेयरिंग एनर्जी ज्यादा चाहिए वीक फील्ड लिगेंड में, तो भैया मेरे पास इतनी फालतू की एनर्जी नहीं है कि मैं इलेक्ट्रॉन को पेयर करवा दूं, तो मैं सबको क्या करूंगी? अनपेयर्ड ही रहने दूंगी, ठीक है। बच्चे तो जानवी हर क्लास में यही हाल है। अभी तुम देखना तो सही, बच्चे क्या है, इतना डर जाते हैं जैसे पता नहीं क्या ही पढ़ा दियो। और पढ़ना तो पड़ेगा, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, बच्चे, पढ़ना पड़ेगा। अभी तो बहुत मस्त चैप्टर है, और ये चैप्टर तभी आएगा जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। तो ध्यान रखना बच्चे, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है भैया, डेल ओ की वैल्यू ज्यादा होती है, और जो वीक फील्ड लिगेंड होती है उसमें डेल ओ की वैल्यू कम होती है। याद रहेगा? फिर से बोलूं, क्या बोल दिया? कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बच्चे, अच्छा, फिर बोल रही हूँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में भैया डेल ओ ज्यादा है। डेल ओ ज्यादा होने का मतलब क्या है? जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, जो गैप है दोनों ऑर्बिटल के बीच, वो ज्यादा होगा। वीक फील्ड लिगेंड के केस में क्या होगा बच्चे? डेल ओ कम होगा। मतलब देखो इधर, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो गैप इतना होगा, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया तो गैप बढ़ जाएगा। याद रहेगा? या लिख के, ये भी लिख के दूं? लिख लो, चलो लिख लो, क्योंकि वैसे भी अभी बहुत सारी रहती है अभी CFT। लिख लो यहाँ पे बच्चे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में हाई डेल ओ वैल्यू, लो स्पिन बनेगा, और वीक फील्ड लिगेंड के केस में क्या होगा बच्चे? मैं 5 मिनट और लूंगी, क्योंकि मुझे लगा था ये हो जाएगा, लेकिन ये सच में नहीं हुआ। हाई स्पिन D7 की भाई निकालो, खुद निकालो ना। जो D10 की बेटा 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए, जब आप तुम इसकी CFSC निकालोगे तो आंसर 0 आएगा। कैसे? -0.4 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 4, 1 सेकेंड, 0.6 इंटू 4, जब आप इसकी निकालोगे तो 0 आ जाएगी, ठीक है आशुतोष? D7 की तुम खुद निकालोगे, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इतना करा दिया, ये भी मेरे को नहीं कराना चाहिए था, तुम्हें देना चाहिए था। D7 तो खुद ही करोगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो बुक से देखोगे अपने, ठीक है। ओके, उसके बाद बच्चे इतना हो गया ना, उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है? एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, कुछ रह तो नहीं गया। हाँ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग करवा दो, और फिर जो 7th इलेक्ट्रॉन है वो EG में ही जाएगा, उसके पास ऑप्शन नहीं है। एक मैं चेक कर लेती हूँ, कुछ और रह तो नहीं गया? हाँ चलो ठीक है, और आगे चलते हैं थोड़ा।
बच्चे एक बार ये देख लो, ये छोटा सा ही है क्रिस्टल फिल इन टेट्राहेड्रल में। देखो इसको मैं ना अलग पेज लेके समझाती हूँ। ये देखो, देखो एक बार अलग पेज ले लेती हूँ। ध्यान से देखना बच्चे, टेट्राहेड्रल कैसा होता है? ऐसा होता है, बताओ। ऐसा होता है ना, सिंपल सा है, बस ये करके छोड़ दूंगी तुम्हें। देखो सब में एंगल कितना होता है बच्चा? 109, हाँ या ना? यस मैम। चलो Yes, इतना ma'am. समझ में आया? चलो अब जो लीगेंड है भैया, वो तो एक्सिस से ही आएंगे, वो तो एक्सिस से ही आएंगे, यानी कि एक्स वाई जेड। और इनमें क्या है? 90 डिग्री का एंगल है सब में, यानी कि जो लीगेंड भैया आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? 90 डिग्री से। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? यस लेकिन मैम। लेकिन टेट्राहेड्रल में तो कोई एंगल 90 का है ही नहीं। फिर से बोलूं, लीगेंड कहां से आ रहे हैं भैया? एक्सिस से आ रहे हैं, और सभी एक्सिस के बीच में एंगल है भैया 90 डिग्री का। अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, ये जेड एक्सिस है, ठीक है, और ये आपका एक्स एक्सिस है, और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है, ठीक है। लीगेंड कहां से आ रहा है भैया? 90 डिग्री से आ रहा है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। लेकिन हमारे पास तो ये है ही नहीं। जो मेटल के साथ लिगेंड लगे हुए हैं भैया, वो तो 109 डिग्री पे है। यानी कि टेट्राहेड्रल वाले केस में लिगेंड जो है डायरेक्टली किसी भी ऑर्बिटल पे डायरेक्ट अप्रोच नहीं मार रहा है। क्या बोल दिया मैंने? कि टेट्राहेड्रल के केस में लिगेंड जो है किसी भी डी, जो 5 के 5 डी ऑर्बिटल है ना, वो डायरेक्टली तो किसी पे अप्रोच नहीं कर रहा है, क्योंकि वो 90 डिग्री से आ रहा है, जबकि इसमें क्या है? सारे 109 डिग्री है। यानी कि जो हम ऑक्टाहेड्रल में देखते थे भैया, जब हम ऑक्टाहेड्रल में देखते थे कि बिल्कुल एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। यानी कि जो हम बोल रहे हैं dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर और dz स्क्वायर, तो इस केस में तो भैया ऐसा नहीं होगा। जो मेटल की डी ऑर्बिटल है बच्चों, जो एक्सिस के बिटवीन लाई करती है, समझ रहे हो? जो एक्सिस के बीच में लाई करते हैं, वहां से जो है लिगेंड जो है अप्रोच करेगा, लेकिन वो भी डायरेक्टली अप्रोच नहीं करेगा, हल्का फुल्का अप्रोच करेगा। तो इसमें क्या होता है बच्चे, टेट्राहेड्रल के केस में जो T2G वाली होती है ना, उसकी एनर्जी तो हो जाती है ज्यादा, और EG वाले की एनर्जी हो जाती है कम, क्योंकि लिगेंड जो है डायरेक्टली एक्सिस से नहीं आ रहा है, बीचों बीच से आ रहा है, क्योंकि एंगल क्या है? 109 डिग्री है। अगर बीचों बीच से आ रहा है तो मतलब T2G की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, और जो EG वाली है उसकी एनर्जी बच्चे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? यस मैम। लेकिन इसमें ध्यान रखना, हम जी नहीं लगाते हैं, इसमें हम जी नहीं लगाते, क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है बच्चे? एब्सेंट है। इसमें हम T2 और E से ही दिखाते हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि टेट्राहेड्रल में मेटल और लिगेंड के बीच में 109 डिग्री का एंगल है, जबकि हमारा जो लिगेंड एक्सिस से आ रहा है ना, वो 90 डिग्री से आ रहा है। तो मतलब जो हमारे dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर dz स्क्वायर जो एक्सिस पे लाई कर रही है डी ऑर्बिटल, वहां से इस बार लिगेंड नहीं आ रहा है। लिगेंड कहां से आ रहा है भैया? कहीं बीच से आ रहा है, ठीक है। तो बीच से आ रहा है तो T2 वाली ऑर्बिटल की एनर्जी हाई हो जाएगी, और नीचे वाले की क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी, जिसको मैंने इस डायग्राम में बता रखा है। देखो एक बार लिखो, क्या लिखा हुआ है? Tetrahedral complexes ligand cannot approach along the axis, that is XYZ, while ligand approach in between the axis. In tetrahedral complexes only 4 ligand are present. ध्यान से सुनो, ऑक्टाहेड्रल में बच्चे कितने लिगेंड थे? 6 थे। तो जितने ज्यादा लिगेंड उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग। टेट्राहेड्रल में सिर्फ 4 ही लिगेंड है, तो स्प्लिटिंग भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ध्यान से देखो, CFSC जो होगी बहुत कम होगी टेट्राहेड्रल में, और कितनी होती है? डेल्टा T इज इक्वल टू, ये आपको ध्यान रखना है। लर्न, कितनी स्प्लिटिंग होती है बच्चे? 4/9 ऑफ डेल्टा O। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग कितनी होती है बच्चे? अप्रोक्सीमेट 4/9 ऑफ डेल नॉट। और ध्यान रखना, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, मतलब यहाँ पे आप पेयरिंग नहीं करवाएंगे, यहाँ पे आप पेयरिंग नहीं करवाएंगे, हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है जी, बोलो हाँ या ना? मैम आपने बोला कि T2G और EG में हम G नहीं लगाते, क्यों नहीं लगाते? वो रिपीट कर दो। क्योंकि बच्चे टेट्राहेड्रल के केस में क्या होता है? सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। देखो ऊपर जा रहे हो लिगेंड है, नीचे कोई लिगेंड नहीं है, यहाँ जा रहे हो कुछ नहीं है, यहाँ जा रहे हो लिगेंड है। तो जब सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है ना, तो उस केस में हम जी नहीं लगाते। जी इज व्हाट? जिराडे, जिराडे,
ठीक है, तभी हम T2 और E मेंशन करते हैं। ठीक है, देखो टेट्राहेड्रल की नहीं निकालने आएगी CFSC, सुनो ध्यान से, टेट्राहेड्रल की CFSC निकालने नहीं आएगी, सिर्फ तुम्हें यही ध्यान रखना है, सिर्फ तुम्हें यही ध्यान रखना है 4/9 डेल। ठीक है, उसके अलावा बच्चे ये देखो इसका डायग्राम वही है, ये d ऑर्बिटल है आपकी फ्री मेटल की, बस ये बता के छोड़ रही हूँ, d ऑर्बिटल ऑफ फ्री मेटल। ठीक है, ये जब सारे लिगेंड स्फेरिकली इसको मिलेंगे तो भैया एनर्जी थोड़ी बढ़ जाएगी, और इसमें क्या होता है टेट्राहेड्रल में E वाला नीचे आ जाता है और T2 वाला ऊपर आ जाता है। ठीक है, इन दोनों की एनर्जी मिला के कितनी है, जैसे उसमें क्या बोला था मैंने, डेल्टा O बोला था, इसमें क्या है डेल्टा T है। डेल्टा T क्या है बच्चे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, क्रिस्टल फील्ड splitting in tetrahedral complexes. इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। हाँ, इसमें हाई स्पिन ही होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें स्प्लिटिंग इतनी ज्यादा नहीं होगी, हाई स्पिन होगा। देखो इधर -0.6 डेल टी, इधर देखो बेटा, ये वाली जो नीचे वाली एनर्जी है मैंने तुम्हें उसमें भी बताया था, ऑक्टाहेड्रल में जो बैरी सेंटर से होता है डिस्टेंस E का, वो 0.6 ही होता है। अब इस बार माइनस लग गया, क्यों, क्योंकि E की एनर्जी कम हो गई और जो T2 वाली है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो 0.4 डेल टी। ठीक है, अगर कोई मान लो इलेक्ट्रॉन भी भरने आ जाए तो आप आराम से भर सकते हो और उसकी CFSC निकाल सकते हो, लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है CFSC निकालने का। ठीक है, अगर आएगा भी तो तुम आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि तुमने ऑक्टाहेड्रल में सीख लिया। ठीक है, बोलो। ओके मैम। ठीक है, इसके बाद बच्चे हमारा कलर का रह जाएगा थोड़ा, और फैक्टर इफेक्टिंग रह जाएगा, जो कि हम नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे, आज तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके नोट्स फिर मैं तुम्हें परसों ही दे दूं तो चलेगा क्या? मैम रिवाइज हो जाएगा, अभी फॉरवर्ड कर देना।